हेलो गाइस, स्वागत है आपका नर्सेज एम चैनल में। रिगार्डिंग टू CHO वैकेंसी वी आर प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू सिलेबस। हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम पढ़ेंगे जितना कि पेपर में रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा हम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या क्या पूछा जाता है और क्या क्या उसमें सन, क्या डेट और क्या उसमें टर्म्स पूछी जाती है, तो आज का इंट्रोडक्शन है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ना चालू करेंगे। तो स्टार्टिंग के अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हमारा सब्जेक्ट रहेगा। इसके अंदर पूछा जाता है हेल्थ। हेल्थ किसको बोलते हैं? हेल्थ वो है जिसके अंदर फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग होना चाहिए। मेंटल दिमागी तौर पे, सोशल सामाजिक तौर पे, स्पिरिचुअल वेलबींग होना चाहिए। ठीक है, और फिजिकल मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, चार चीजें होनी चाहिए पर्सन में। उसके अलावा कम्युनिटी किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, लिव इन फिक्स जियोग्राफिकल एरिया में वो पर्सन प्रेजेंस होता है, उसको कम्युनिटी बोलते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग किसको बोलते हैं? अगर नर्सिंग में इसको इंक्लूड किया जाए तो इसमें प्रोवाइड प्रिवेंशन, प्रमोटिव और रिहेबिलिटेटिव केयर गिव बाय द नर्स इन कम्युनिटी। ठीक है, इसको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बोलते हैं। इसमें प्रोवाइड की जाती है प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, रिहेबिलिटेटिव केयर। इसके बाद में सबसे बड़ा जो डाउटफुल है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर वो टर्म्स है एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक, स्पोर्डिक, जिसके बारे में हम फर्स्टली आज के दिन ही डिस्कस करेंगे। एंडेमिक क्या है? एन का मीन होता है इन, डेमोस का मीन होता है पॉपुलेशन, तो ये हो गया एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है कि इन मतलब होता है लोकलाइज, कोई लोकलाइज एरिया, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में प्रेजेंस होता है, जिसमें जो डिजीज होती है उसका जो कोज होता है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। जैसे मलेरिया है, मलेरिया के अंदर उसका कोज कभी भी खत्म नहीं होता, सम एरिया के अंदर वो प्रेजेंस रहता है, इसको बोला जाता है एंडेमिक। पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में ये प्रेजेंस होता है। नेक्स्ट देखते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक है क्या? विद एग्जांपल इसको समझेंगे। एपी मीन अपॉन, डेमोज मीन पीपल, यानी एपी मीन अपॉन, एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, यानी पर्टिकुलर कंट्री भी हो सकती है। जो एपिडेमिक अगर डिजीज हो जाए, एपिडेमिकली अगर फैल जाए वो डिजीज, तो एक कंट्री को भी कवर कर सकते हैं। डिजीज आउटब्रेक, डिजीज है वो आउटब्रेक हो चुकी है, यानी कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। वाइड सेपरेट इन पर्टिकुलर, वाइड सेपरेट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, जो ट्रांसमिटेड हो जाती है। वाइड सेपरेट इन पर्टिकुलर ट्रांसमिशन, जिसका पर्टिकुलर ट्रांसमिशन, टी का मतलब होता है ट्रांसमिशन, पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो सेपरेट हो जाती है, ट्रांसमिशन उसका स्टार्ट हो जाता है। तो सर इसका एग्जांपल क्या होगा? सार्स कोविड, जो सार्स कोविड था 19 इसलिए लिखा था 2019 में फैला था, तो सार्स कोविड 19 वुहान सिटी के अंदर ये फैला था, जो कोरोना वायरस है। तो इसको एपिडेमिक माना गया था क्योंकि ये चाइना के अंदर उस टाइम फैला था। चाइना ने डिक्लेयर नहीं किया था कि हमारे यहाँ कोरोना फैला है, WHO ने भी रिपोर्ट जारी नहीं की थी, तो इसको एपिडेमिक माना गया था। उस टाइम जब हमारे पास न्यूज आई थी सार्स कोवा है वुहान के अंदर दिसंबर 2019 में फैला है, तो वो एपिडेमिक था। कोविड-19 चाइना और वेस्ट बंगाल के अंदर प्लेग फैला था 1896 के अंदर। ठीक है, तो ये फैला था। उसके बाद जो मोस्टली पूछा जाता है पेंडेमिक। पेंडेमिक है क्या? पेन मीन ऑल, कंप्लीट कवर, डेमो मीन पीपल, यानी वर्ल्ड वाइड। अगर वो चीजें सभी को कवर कर ले तो वर्ल्ड वाइड हो जाती है। तो पेंडेमिक को समझेंगे है क्या? पेंडेमिक ऑल डेमो पीपल, कंट्री टू कंट्री, यानी देश से देश, चाइना से इंडिया, इंडिया से यूके, जहां कहीं भी चाइना से फैला वो कंट्री टू कंट्री फैला है, वर्ल्ड वाइड ट्रांसमिशन उसके अंदर हुआ है। उसके बाद एग्जाम्पल आ गया कोरोना का, चाइना टू ऑल कंट्री उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। तो इसको WHO ने डिक्लेयर किया था, उसकी डेट पूछी जाती है 12 जनवरी 2020 को इसको WHO ने डिक्लेयर किया था कि हाँ ये डिजीज पेंडेमिक है। ठीक है, उसके बाद में स्पोर्डिक। स्पोर्डिक का मतलब होता है स्पोर,
जो डिजीज है उसका पॉजिटिव एजेंट है वो प्रेजेंस रहता है और पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो डिजीज कोज करती है। तो कभी कभी डिफरेंट इंटरवेल डिजीज फाउंड ड्यू टू पॉजिटिव एजेंट, ठीक है, वहां पे कोई पर्टिकुलर डिजीज है वो प्रेजेंस नहीं होती है, बस उसका पॉजिटिव एजेंट हमेशा सरवाइव करता है उस एरिया के अंदर, तो उसको बोला जाता है पोलियो। एज एग्जांपल उसको पोलियो बोला जाता है। तो नेक्स्ट हम इसी प्रकार पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। चलिए फ्रेंड्स इसको कंटिन्यू करते हैं। ऐसी ऐसी बातें हैं जो मैं बताऊंगा जो आपको लगेगा कि हाँ इसमें मेरे को डाउट था पर ये मेरा डाउट क्लियर नहीं हुआ। तो ऐसी चीजों को लेकर आ रहे हैं जो आपके लिए हमेशा डाउटफुल था, उनको आज डाउटफुल ना बना के उनको इजी वे के अंदर आपको बताऊंगा। जहाँ पे जरूरत है हिंदी में लिखने की, है ना, राइट टू इन हिंदी, और जहाँ पे नीड है इंग्लिश में लिखने की, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं पैटर्न बना रहा हूँ, ठीक है। तो हिंदी वाला है तो आपको हिंदी में समझना है, क्योंकि वो इंग्लिश में आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो देखते हैं प्राइमरी केस। प्राइमरी केस कहते किसको है? अगर आपको सुने कि प्राइमरी केस, तो एज ए टर्म उसको मानेंगे फर्स्ट पर्सन इन्फेक्टेड बाय पर्टिकुलर डिजीज। ये पता है सर कि हाँ जो पर्सन पर्टिकुलर डिजीज से इन्फेक्टेड होता है उसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, यानी प्राइमरी केस बोलते हैं, प्राइमरी पर्सन बोलते हैं। सेकेंडरी केस किसको बोलते हैं, है ना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। इसमें देखिए क्या होता है, अफेक्टेड इंडिविजुअल पर्सन फ्रॉम फर्स्ट पर्सन, एनी इंडिविजुअल पर्सन अफेक्टेड बाय इंडिविजुअल पर्सन फ्रॉम फर्स्ट पर्सन। ये कह रहा है कि अगर कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, आप में अगर अफेक्टेड हो जाते हैं पर्सन फ्रॉम फर्स्ट पर्सन, जिस फर्स्ट पर्सन को, प्राइमरी केस वाले पर्सन को बीमारी थी, वो अगर किसी दूसरे पर्सन को भी लग जाती है तो उसको सेकेंडरी केस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है इंडेक्स केस। इंडेक्स केस आप कहोगे सर ये क्या है, इसको हिंदी में लिखा है मैंने इसीलिए। इंडेक्स केस किसी भी इंफेक्शियस डिजीज से अफेक्टेड होने वाला पहला केस जो हॉस्पिटल से सबसे पहले क्लिनिकली डायग्नोस होने वाला केस या पेशेंट इंडेक्स केस कहलाता है। समझे बात को? नहीं समझे? अभी दोबारा बताते हैं कि इंफेक्शियस डिजीज, कोई भी एनी पर्टिकुलर इंफेक्शियस डिजीज है जो अफेक्टेड हो गया, वो पहला केस, पहला पर्सन, और केस पहला पर्सन या पहला केस बोल सकते हैं जो हॉस्पिटल के द्वारा क्लिनिकली लेबोरेटरी टेस्ट के द्वारा, कोई भी टेस्ट आरटीपीसीआर जो भी है कोविड में जो हुआ था उसके द्वारा डायग्नोस होने वाला केस पेशेंट इंडेक्स कहलाता है। सबसे पहले जो केस इंडिया के अंदर केरला के अंदर डायग्नोसिस हुआ था, है ना, तो वो इंडेक्स केस के अंदर आया था। समझ गए? चलो इंडेक्स केस क्लियर हुआ। उसके बाद में देखते हैं इंसिडेंस। इंसिडेंस क्या है? इसके अंदर क्या है, ऑल न्यू केसेस को इंक्लूड किया जाता है। तो ऑल न्यू केसेस ऑफ एनी डिजीज, एनी पर्टिकुलर डिजीज सेपरेटेड इन पर्टिकुलर एरिया, तो जो न्यू केसेस इसमें फाइंड आउट होंगे उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो उसको इंसिडेंट बोला जाता है। तो सर इंसिडेंट तो चलो ठीक है हमें आता है, बट प्रिविलेंस क्या है, इससे मिलता जुलता है, तो देखते हैं क्या है। द टोटल नंबर्स केसेस प्रेजेंट इन वन टाइम इंक्लूड ऑल ओल्ड केसेस और न्यू केसेस। हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ केस कितना है, यानी इस बीमारी से ग्रसित पर्सन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ केस प्रेजेंट एट वन टाइम के अंदर इतने लोग यहाँ इन्फेक्टेड है, इतने लोग यहाँ प्रेजेंस है, बट जिसके अंदर ओल्ड केस और न्यू केस दोनों को मर्ज कर दिया जाए, है ना, पुराने और नए केसेस को, तो उसको बोलते हैं प्रीवलेंस। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सर क्वारंटाइन और आइसोलेशन के अंदर है ना हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है ना, तो उसको इजी वे के अंदर, ताकि आप शॉर्ट नोट्स में लिखें तो इजीली याद रहेगा, तो इसी तरीके से मैंने लिखा है क्वारंटाइन, सस्पेक्टेड केस और कैन ट्रांसफर। मतलब एक सस्पेक्टेड, पहली लाइन पढ़ते हैं कि एक सस्पेक्टेड केस, एक ऐसा सस्पेक्टेड केस जो इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान किसी भी पर्सन के अंदर ट्रांसफर कर सकता है इन्फेक्शन को जो क्लिनिकली डायग्नोस नहीं हुआ। इसको दोबारा देख लेते हैं। एनी सस्पेक्टेड केस इन इंक्यूबेशन पीरियड, जो बीमारी का एक टाइम होता है जहां फर्स्ट साइन सिम्टम अपीयर होते हैं उससे पहले, इंक्यूबेशन पीरियड कैन ट्रांसफर इन्फेक्शन को फैला सकता है, बट क्लिनिकली नॉट डायग्नोसिस। समझे?
अच्छा सर, आइसोलेशन के बारे में बता दीजिए फिर। इसमें तो इन्फेक्टेड है नहीं, पर्सन इंक्यूबेशन पीरियड में है और क्लिनिकली डायग्नोज नहीं हुआ, तो इसको क्वारंटाइन में रखेंगे। तो आइसोलेशन में किसको रखेंगे? तो आइसोलेशन में होता है सेपरेशन इन्फेक्शियस पेशेंट। पेशेंट को पहले ही सेपरेटेड कर देते हैं, इन्फेक्शियस पेशेंट को, क्योंकि वो टिल द पीरियड ऑफ कम्युनिकेशन तक इन्फेक्शन फैला सकता है। जब तक उसका बीमारी का पीरियड है, जब तक वो हील होगा, तब तक, जब तक उसकी मेडिसिन चलेगी, जब तक उसका इंटरवेल चलेगा, तब तक वो इन्फेक्शन फैला सकता है, इसलिए उसको अलग कर दिया। तो आइसोलेशन, सेपरेशन द पर्टिकुलर पेशेंट हैव ए इन्फेक्शियस थ्रू द पर्टिकुलर डिजीज एंड इन्फेक्टेड पेशेंट आर इन्फेक्ट टिल द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, यानी टिल द पीरियड ऑफ वो बीमारी को फैला सकता है। चलो ये टर्म क्लियर हुआ। नेक्स्ट ऐसी टर्म लेके आ रहे हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन फर्स्ट इंट्रोडक्शन में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको ऐसी ऐसी चीजें बताई जाएगी कि आप कहोगे हाँ सर ये चीज है, वो काम की है अकॉर्डिंग टू CHO एग्जाम। चलो देख। नेक्स्ट गाइस वी डिस्कस इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कंटिन्यू करेंगे। रिजर्वायर, suspected host, zoonotic, vector, fomites, epizootic, enzootic, aporitic, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन, इतने टर्म्स को हम क्लियर करेंगे इन इंट्रोडक्शन। रिजर्वायर क्या होता है? रिजर्वायर वो होता है जिसके अंदर कोई डिजीज है वो रिजर्व रह रही है, यानी कोई डिजीज है वो पनप रही है और दूसरों को भी वो इन्फेक्शियस कर रही है। तो इसके अंदर कोई भी ह्यूमन बीइंग या एनिमल जिसके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंस है और उसकी वजह से वो लाइव है एंड सर्वाइव कर रहा है। Any particular person and human being, an individual and animal are infected by the particular agent and live and survive particular agent in the animal। ठीक है, ये हो गया रिजर्वायर। सेकंड होता है सस्पेक्टेबल हॉस्ट। सस्पेक्टेबल हॉस्ट वो पर्सन जो सस्पेक्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, उसको इन्फेक्शन कोज होता है उसके अंदर और सस्पेक्ट होता है कि हाँ इसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। तो सस्पेक्टेबल होस्ट वो होस्ट जिसके अंदर इन्फेक्शन प्रेजेंट हो सकता है। ह्यूमन एंड एनिमल, कोई भी ह्यूमन या एनिमल जो प्रोवाइड कराता है फेवरेबल इन्वायरमेंट, फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है इन्फेक्शन को, ताकि फॉर द ग्रोथ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और ताकि वो ग्रोथ हो सके और मल्टीप्लाई हो सके ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, बाय द इन्फेक्शियस एजेंट जो इन्फेक्शन कोज करता है इन बॉडी। दोबारा समझ लेते हैं। एनी ह्यूमन एंड एनिमल आर प्रोवाइडेड favorable environment according to infectious agent and opportunity to grow and multiplication, इसको कहते हैं सस्पेक्टेबल हॉस्ट। जोनोसिस, जोनोसिस मीन, जोनो मीन होता है एनिमल, ओसिस मीन होता है कि इसके अंदर ह्यूमन को ट्रांसफर हो रहा है। जोनोसिस, ट्रांसफर एनिमल टू ह्यूमन, एनी पर्टिकुलर डिजीज आर ट्रांसफर फ्रॉम एनी एनिमल टू ह्यूमन बीइंग। ये हो गया जोनोसिस। फिर आता है वेक्टर, VACTOR, वेक्टर। वेक्टर है जो एक उड़ने वाली जो उड़ने वाली जो मक्खियां होती है, मच्छर होते हैं, या कोई भी जैसे जिसमें एंथ्रोपोड है जो एज सर्वाइव करता है इन्फेक्शियस एजेंट के तौर पे, जिसको एंथ्रोपोड बोला जाता है, और वो ट्रांसफर होता है एक नॉर्मल पर्सन में और थ्रू द इन्फेक्टेड पर्सन। किसमें? इन्फेक्टेड पर्सन होगा, उसमें ऑलरेडी इन्फेक्शन वो डाल चुका होगा, थ्रू द इंजेक्ट करके। मच्छर है वो काट लेता है, डेंगू वाला हो या मलेरिया वाला हो, वो उसमें इंजेक्ट कर देता है अपने जो पैरासाइट्स है, और उसके थ्रू जो एंथ्रोपोड मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाता है पर्सन, और उसी इन्फेक्टेड पर्सन को मच्छर काटता है तो नॉर्मल पर्सन में ऑटोमेटिक वो ट्रांसफर कर देगा नेक्स्ट। तो इसको बोलते हैं एंथ्रोपोड आर ए इंफेक्शियस एजेंट एंड एबल टू ट्रांसफर द इन्फेक्शन टू इन्फेक्टेड पर्सन through the transfer the infection through the infected person to normal person। ये हो गया वेक्टर। फोमिट्स, फोमिट्स इज ए caused by the any animal and otherwise food and water।
infectious agent transfer in human being through the food and water and animal में भी animal हो सकता है, वो ऑप्शनल है फोमिट्स के अंदर, ठीक है। तो फोमिट्स के अंदर खाने और पानी से इन्फेक्शियस एजेंट है वो ह्यूमन तक पहुंचता है, उसको बोलते हैं फोमिट्स। एपिजोस्टिक, एपिजोस्टिक मीन कि वो बीमारी जो अचानक से आउटब्रेक हो जाती है, सडन आउटब्रेक हो जाती है, और वो डिजीज, वो बीमारी इन एनिमल, एनिमल के अंदर प्रेजेंस होती है और उससे इफेक्ट होता है ह्यूमन पॉपुलेशन। आपको पता होगा पिछले दिनों जो लंपी डिजीज आई थी एनिमल्स के अंदर, वो ट्रांसफर हो रही थी एनिमल टू पर्सन। सस्पेक्टेड था कि हाँ इससे जो वायरस इनको इन्फेक्ट कर रहा है, जो एनिमल्स हैं, जो गायें हैं, उनको इन्फेक्टेड कर रहा है, हो सकता है उनके मिल्क से पर्सन भी इन्फेक्टेड हो सकता है, उसकी वजह से उनके जो मिल्क प्रोडक्ट, जो मिल्क जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था उस पर रोक लगी थी। तो उसके अंदर जिसको एपिजोस्टिक बोला जा सकता है, एज एग्जाम्पल उसको याद रख सकते हो, सडन आउटब्रेक डिजीज थी। इसके बाद आता है एपिजोस्टिक, एंजोस्टिक, एपोर्निटिक के अंदर बहुत सारा अंतर है, सेम नहीं है चीजें। तो एंजोस्टिक समझते हैं, एपिजोस्टिक स्पेलिंग रहेगी, ऊपर वाला जो एपिजोस्टिक उसकी स्पेलिंग बता देता हूँ, EPIZOTIC। नीचे वाले की स्पेलिंग है एंजोस्टिक की ENZOTIC, एंजोस्टिक। नॉर्मल अक्कर डिजीज इन नॉर्मल पॉपुलेशन एंड इन फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। एंजोस्टिक का मतलब होता है कि नॉर्मल अकरेंस डिजीज इन नॉर्मल पॉपुलेशन एंड फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया। जो जेनेटिक प्रॉब्लम आई थी केरला के अंदर, एक पर्टिकुलर गांव था, वहां क्या है कि हर पर्सन है वो विकलांग ही जन्म लेता है, और ऐसे पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पे एक पर्टिकुलर बीमारी पनप रही हो और जिसका कोई फिक्स पॉजिटिव एजेंट ना हो, और जो नॉर्मल पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंस हो, तो नॉर्मल अकरेंस होती है डिजीज की, और वो एक फिक्स जियोग्राफिकल एरिया के अंदर। उसके बाद आता है एपोरिनिटिक। एपोरिनिटिक का मतलब होता है, एपोरिनिटिक का मतलब होता है सडन आउटब्रेक हो जाए डिजीज इन वर्क पॉपुलेशन। अगर एनी डिजीज आर सडन आउटब्रेक इन एज ए डिजीज इन वर्क पॉपुलेशन, जो पर्सन काम करते हैं, ऑफिशियल वर्क करते हैं, फैक्ट्रियल वर्क करते हैं, कोई भी संस्था के अंदर काम कर रहे हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन में वर्क कर रहे हैं, तो अगर वर्क पीपल के अंदर ये डिजीज सडनली आउटब्रेक होती है तो उसको बोलते हैं एपोरिनिटिक। स्पेलिंग होगी EPORINTIC, एपोरिनिटिक। अच्छा, ये क्लियर हुआ होगा आपका, सो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको समझ में आया है। मैं भी समझ में आया होगा, क्योंकि हमारा एफर्ट रहता है कि आपको 100% वो चीजें अवेलेबल करवाई जाए जो CHO एग्जाम या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने के लिए इनफ होगी। ये तो आज का इंट्रोडक्शन है, जो चीजें आपको इंट्रोडक्शन में बताई जा रही है, आगे चल के बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो कंटिन्यू बने रहिए। नोजोकोमियल इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन किसको बोला जाता है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इसका दूसरा नाम है, हॉस्पिटल के द्वारा होने वाली बीमारी। इजी वे में समझेंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, ताकि क्वेश्चन आए तो हमें पता हो कि हाँ ये पूछना क्या चाहता है। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ओरिजिनेट कहाँ से होता है? जब पेशेंट एडमिट होगा इन हॉस्पिटल, जब पेशेंट है एडमिट होगा विद इन 48 आवर, तो उसमें ये ओरिजिनेट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और हेपेटाइटिस बी में भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन होता है, कैथेटर लगा हो उस पेशेंट को तो उसमें मोस्ट कॉमन होता है। हेपेटाइटिस बी में भी कोई इन्फेक्टेड आर्टिकल उस पर यूज कर लिया जाए, इन्फेक्टेड सिरिंज या कुछ भी, अगर उसको इन्फेक्टेड हो जाता है उसका ब्लड सीरम, तो उसकी वजह से हेपेटाइटिस बी हो जाता है। अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन, ऐसा इन्फेक्शन जिसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि हाँ तू इन्फेक्शन कोज कर और मैं तुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, वो होता है अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन। इन्फेक्शन टेक अपॉर्चुनिटी, जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि तुम होस्ट के अंदर इन्फेक्शन कोज कर। होस्ट होता है एक सामने वाला पर्सन और इन्फेक्शन होता है एजेंट। एजेंट है वो ट्रांसफर हो गई एक पर्सन के अंदर। तो इन्फेक्शन टेक अपॉर्चुनिटी डिफेक्ट इन होस्ट डिफेंस। डिफेंस यानी जो उसका इम्यून सिस्टम है उसके होस्ट के उसको डिफेक्ट कर देता है और उस पर्सन के अंदर इंसर्ट हो जाता है थ्रू द रेस्पिरेटरी, थ्रू द स्किन, थ्रू द ओरल, थ्रू द एनी रूट ऑफ कोच, ये इंसर्ट हो जाता है, डिफेक्ट कर देता है होस्ट के डिफेंस को, हेंस कॉज डिजीज, और ये पर्टिकुलर डिजीज को जन्म देता है। और जिसके अंदर एग्जांपल के तौर पे मायो बैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस, मायोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस, जिसको एम ट्यूबरकुलोसिस भी बोला जाता है, ठीक है, जिसको टीबी बोला जाता है,
इसको खसरा बोला जाता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो मायोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस इसको बोला जाता है, जो रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। कोई भी टीबी का इन्फेक्टेड पर्सन अगर उसके पास में बिना मास्क लगाए जा रहे हैं तो हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हाँ मुझे इन्फेक्शन हो, तो वो डिफेक्ट कर देता है होस्ट के डिफेंस मैकेनिज्म को, और उस पेशेंट के अंदर वो डिजीज है वो सर्वाइव करने लगती है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन आज